नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर और आपका पसंदीदा चैनल एग्जाम नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफी लंबे समय से वीडियो नहीं पढ़ पा रहा था। कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी जिसके कारण वीडियो नहीं पढ़ पा रहा था। थोड़ा सा तबीयत भी हमारा मंद था, तो हम सोचे कि जब थोड़ा सा हम अच्छे हो जा रहे हैं तब आपको रेगुलरली आपको पार्ट टू पार्ट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर अकबर के बारे में। दोस्तों, प्राचीन इतिहास जब पढ़े होंगे तो उसमें अशोक को महान कहा गया है। किसको महान कहा गया है? अशोक को महान कहा गया है। क्यों महान कहा गया है, मैंने अगले वीडियो में उसको अच्छे तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में मात्र एक ऐसा अकबर जो सम्राट है, राजा है, जिसे मध्यकालीन इतिहास इतिहास में महान की संज्ञा दी गई है। हालांकि जो अकबर शब्द का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, अकबर शब्द का शाब्दिक अर्थ महान होता है। क्या होता है दोस्त? महान होता है। दोस्तों, अकबर को मैं दो पार्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि एक पार्ट में अकबर पढ़ाना संभव नहीं है। काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और आप लॉन्ग वीडियो देखेंगे नहीं अभी, क्योंकि अभी ये छोटा यूट्यूब चैनल है और ये चेहरा अभी बहुत छोटा है, अपरिचित है। जिस दिन ये आपको चेहरा बड़ा हो जाएगा और हमारे पे विश्वास आपका बढ़ जाएगा तो हम कितने भी लॉन्ग वीडियो को बनाएंगे आप जरूर देखेंगे। तो अभी काफी छोटा यूट्यूब चैनल है। दोस्त, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और हमारे उत्साहवर्धन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। हमें कहीं ना कहीं ये आशा है कि आप लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अकबर का। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको कल देखने को मिलेगा। अकबर का जो कार्यकाल है वो 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। अकबर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, महान होता है। क्या होता है? महान होता है। यानी आपसे पूछ देगा कि अकबर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो दोस्त महान होता है। अब बात क्या आती है, तो इसके पीछे एकदम नॉर्मल तरीके से पूरी कहानी को आप सुनते जाइएगा और हम आपको ये जो फैक्ट है वो फैक्ट भी याद कराने की कोशिश करेंगे। आपके एकदम माइंड में होगा। आराम से केवल पहले कहानी को मैं बताता हूँ, उस कहानी को सुनने के साथ साथ आप फैक्ट को भी याद करते चलिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो अकबर है ये हुमायूं का लड़का है और हुमायूं जो था वो काफी उसका संघर्षमय जीवन व्यतीत हुआ। 1539 में चौसा और 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध लड़ा और जब 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच बिलग्राम का युद्ध होता है, उसमें हुमायूं बुरी तरीके से पराजित हो जाता है और वह भारत का जो अर्थात दिल्ली क्षेत्र है इसे छोड़ने पर विवश हो जाता है। भाग करके वो अपना निर्वासित जीवन 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध के बाद वो भाग करके सिंध पहुंचता है और सिंध में जाकर के अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में शरण लेता है। कहाँ शरण लेता है? तो सिंध के जो राजा थे, अमरकोट के राजा, क्षत्रिय राजा बिरसाल के महल में शरण लेता है। निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा है अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में। दोस्त, होता क्या है कि जब निर्वासित जीवन हुमायूं व्यतीत कर रहा है, निर्वासित जीवन जब व्यतीत कर रहा है हुमायूं, उस स्थिति में क्या होता है कि वहीं पे जो हुमायूं का छोटा भाई था हिंदाल, हुमायूं का छोटा भाई था हिंदाल, उसके आध्यात्मिक गुरु जो थे, जो हुमायूं का छोटा भाई था हिंदाल, उसके जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम था मीर अली अकबर। कौन थे? तो मीर अली अकबर। अली अकबर, मीर अली अकबर, मीर अली अकबर की जो पुत्री थी उसका नाम था हमीदा बानो बेगम। एक वाकया ये है कि हिंदाल भी इनसे आध्यात्मिक शिक्षा लिया था और कहीं ना कहीं कामरान भी इनसे आध्यात्मिक शिक्षा लिया था, लेकिन हिंदाल को ही जाना जाता है कि हिंदाल के ही आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो मीर अली अकबर थे। कौन थे? मीर अली अकबर। इन्हीं की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम 1541 ईस्वी में। कब? 1541 ईस्वी में मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से और हुमायूं से निकाह होता है। हिंदू धर्म में विवाह कहते हैं
और इस्लाम धर्म में निकाह कहते हैं। 1541 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम से हुमायूं का विवाह होता है और 1542 ईस्वी में अकबर की पुत्र रत्न के रूप में प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? 1542 ईस्वी में शादी होगा तो जाहिर सी बात है कुछ कुछ होगा और कुछ कुछ होगा, तो 1542 ईस्वी में कौन आ रहा है? तो अकबर आ रहा है। कौन आ रहा है? अकबर। यानी कि 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? अकबर का। और जब अकबर का जन्म हो गया है उसके बाद पुनः 1555 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली की सरजमी पर पैर रखता है और किसी तरीके से सल्तनत को वापिस कर लेता है, यानी पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। स्थिति क्या होती है कि 1556 ईस्वी में 1555 में हुमायूं दिल्ली पर अधिकार करता है और 1556 ईस्वी में पुनः उसकी दीन पनाह के सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का समाचार जब अकबर के कानों तक गया है तो उस समय अकबर पंजाब के कालानौर गुरदासपुर में था। जब वहां पे एक सैन्य कार्यवाही कर रहा था बैरम खां के संरक्षण में, मात्र 14 वर्ष की उम्र में पंजाब के एक सैन्य अभियान पे गया था अकबर। अकबर को खतरे के खिलाड़ी भी कहा जाता है क्योंकि जो उसका संरक्षक था बैरम खां, काफी उसको अच्छी शिक्षा से दिला चुका था, प्रशिक्षण दे चुका था। स्थिति यह हुई कि जब समाचार मिलता है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है तो अवाक होता है कुछ पल के लिए अकबर, और वही तत्काल बैरम खां ईंट का एक बहुत बड़ा सिंहासन बनाता है और उसी पे बैठा करके 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक कर देता है, मात्र 14 वर्ष की उम्र में। ये पूछ सकता है कि अकबर का राज्याभिषेक होने से पहले, राजा बनने से पहले अकबर कहाँ का गवर्नर था? तो गजनी का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? गजनी का। अगर गजनी ऑप्शन में आपको न दे दोस्त तो आपको पंजाब देगा। कौन सा देगा? पंजाब देगा। उसके बाद वहीं पे करता है राज्याभिषेक, उसकी होती है 1556 ईस्वी में। एक बात की वाकया है दोस्त कि जब अकबर छोटा था तो चूंकि बैरम खां के संरक्षण में रहता था, इसके संरक्षण में, बैरम खां के संरक्षण में रहता था, और बैरम खां हुमायूं के खास आदमी थे। हुमायूं के एक खास आदमी थे। एक बार कहा अकबर कि अब्बा गुरु, बैरम खां को अब्बा गुरु कहता था, अब्बा गुरु मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है। कहा शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए कैसा है संरक्षक, कैसा है गुरु जो कह रहा है कि लड़का कह रहा है कि पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, दिल नहीं लगता, तो कहता है बहुत बढ़िया, तुम सीखने पर कोशिश करो। किस पे कोशिश करो? सीखने पर कोशिश करो। दोस्त, जहां से वीडियो शूट हो रहा है ये देवरिया जिला का राघव नगर एग्जाम नीति कोचिंग सेंटर से शूट हो रहा है। दोस्तों, यहाँ भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। दोस्त, आप एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। एग्जाम नीति कोचिंग सेंटर राघव नगर देवरिया, नंबर स्क्रीन पे अभी आएगा, आप उस पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा कुछ इतिहास उनका। आइए अब हम फैक्ट के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और अकबर के एक एक बारीकियों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अकबर का जो कार्यकाल है वो 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक है। अकबर शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्त? तो अकबर शब्द का अर्थ होता है महान। क्या होता है दोस्त? महान होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फैक्ट को जो वनडे एग्जाम में पूछता है। अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्त 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो स्थान देखते हैं दोस्त। स्थान सिंध के राजा अमरकोट के राजा, सिंध जो पड़ता है, अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में। कहा हुआ था? तो सिंध के अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में ये अकबर का 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को जन्म हुआ था। उस अकबर का पूरा नाम भी पूछता है दोस्त कि अकबर का पूरा नाम क्या है?
तो अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर है। क्या है? जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर है। ये अनपढ़ शासक है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये जो अकबर है ये अनपढ़ है, अनपढ़, लेकिन ये सीखने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। इसने सीखने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। ये बहुत पढ़ा लिखा शासक नहीं है। कमेंट करके बताइएगा दोस्त कि सबसे मुगलिया सल्तनत से लेकर के प्राचीन इतिहास तक की अगर हम बात करें, कौन सा शासक सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। पिता पिता कौन थे? तो हुमायूं थे। कौन थे? हुमायूं। माता कौन थी? तो हमीदा बानो बेगम। कौन थे? हमीदा बानो बेगम। ये किसकी पुत्री थी? तो मीर अली अकबर। किसकी दोस्त? तो मीर अली अकबर की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। दोस्त एक वाक्य है कि जो जब शादी हुआ 1541 ईस्वी में हुमायूं और हमीदा बानो बेगम के, तो मीर अली अकबर ने एक बात कहा था कि बेटी, जो आपके कोख से, आप लोग के संपर्क से जिस पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी उसका नाम अकबर रखिएगा। क्या रखिएगा? अकबर रखिएगा। इसी मीर अली अकबर के नाम पर ही हुमायूं ने अपने लड़के का नाम क्या रखा था? तो अकबर रखा था। नाम क्या रखा था? अकबर रखा था। तो ये हमीदा बानो बेगम किसकी लड़की है? तो मीर अली अकबर, जो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे। अब ध्यान दीजिए दोस्त, राज्याभिषेक। अकबर का राज्याभिषेक कब होता है? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। कब होता है दोस्त? 14 फरवरी। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं दोस्त, कहाँ पे हुआ था? तो स्थान जो है ये कालानौर है। कहाँ है? कालानौर। ये गुरदासपुर पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुरदासपुर पंजाब में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, प्रधानमंत्री या संरक्षक। ध्यान से समझिएगा, जितना कुछ लगभग लगभग सीखा है अकबर, जितना कुछ सीखा है वो सारा का सारा श्रेय उसके प्रधानमंत्री और संरक्षक किसको जाता है? तो बैरम खां को दिया जाता है। किसको? बैरम खां को। 14 वर्ष की उम्र में दोस्त, वो 14 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक किया है बैरम खां अकबर का। अगर चाहा होता तो उनको वहीं भाला घोंप करके और स्वयं राजगद्दी पर बैठा होता, लेकिन नमक हराम नहीं था। अकबर क्या था? नमक हराम नहीं था, वसूल का पक्का था। हालांकि शिया मुस्लिम था लेकिन वसूल का पक्का था। वो ऐसा गलत कदम उठाने को सोचता भी नहीं, क्योंकि वसूल का वो पक्का था। नहीं तो अमूमन अगर इस समय की बात की जाए तो लाभ के लिए, चंद रुपयों के लिए हत्याएं हो जाती हैं। जान लेने के लिए लोग ललायत हैं, केवल धन की बस लालच होनी चाहिए। धन उनके पास है, बस कट्टा सटाओ और ले लो, लेके भाग जाओ। लेकिन देखिए दोस्त, उसके सामने 14 वर्ष का लड़का है। जब अकबर का राज्यारोहण हो रहा है तो मात्र अकबर की उम्र 14 वर्ष की है। अभी 14 वर्ष की उम्र में हम लोग कबड्डी खेलते थे, कंचे खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, और इसमें वो राजा बन रहा है। क्या बन रहा है? राजा बन रहा है, 14 वर्ष का लड़का। और उस समय वो पंजाब के अभियान पे गया है, गजनी का गवर्नर है, तमाम तरह की चीजें हैं। तो कालानौर गुरदासपुर पंजाब में हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्त, प्रधानमंत्री कौन था? तो बैरम खां। अब बैरम खां को अकबर या खान बाबा या उनको अब्बा गुरु कहता था। क्या कहता था? अब्बा गुरु। अब्बा गुरु कहता था। हुमायूं रहता तो काफी दिक्कत में आ जाता कि अब्बा हम है और किसको अब्बा कह रहा है? तो बैरम खां को अब्बा कह रहा है। होता है कि नहीं? लड़का तो अरे के पापा कहता, बात गड़बड़ हो जाती कि नहीं हो जाती? हुमायूं नाराज हो जाता। लेकिन देखिए यहाँ खान बाबा यानी कि क्या कहता था? अब्बा गुरु कहता था। जीवनी, अकबर की जीवनी क्या है? तो अकबरनामा है। क्या है? अकबरनामा है, जिसके रचनाकार कौन है दोस्त? अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल। इनके नवरत्नों को भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन अगले पार्ट में दोस्त पढ़ाएंगे, क्योंकि जगह नहीं है कहाँ पे हम सेट कर पाते। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम ऊपर सरका करके और सारी चीज लिख देते।
तो दोस्त पेशेंस रखिएगा, अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मृत्यु, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 25 या 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। दोस्त कहीं कहीं 25 दे देता है और कहीं कहीं 26 देता है, इसीलिए हम एनसीईआरटी दोनों डेट को कभी कभी मानती है, हम दोनों डेट लिख दिए, इसमें गड़बड़ होने की कोई दिक्कत नहीं है। 25 या 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को जब अकबर की मृत्यु होती है तो इसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अकबर को कहाँ दफनाया गया, तो आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्त, जब 1556 ईस्वी में, जब 1556 ईस्वी में पंजाब पर, कहाँ पे, पंजाब में राज्याभिषेक होता है अकबर का, और किसके संरक्षण में होता है, तो बैरम खां के संरक्षण में होता है। तब तक इधर क्या हुआ था कि हेमू जो था, हेमचंद्र विक्रमादित्य, इसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। आगरा वगैरह पूरा शहर जो है वो अब हेमू के संरक्षण में आ गया। जब अकबर को ये बात पता चलती है और बैरम खां, तो बैरम खां आग बबूला हो जाता है। और मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो तारदी बेग कर रहा था। हेमू इसके पहले 22 लड़ाइयां जीत चुका था। कितनी लड़ाइयां? 22 लड़ाइयां जीत चुका था। जब बैरम खां से तारदी बेग कहता है कि हेमू से हम लोग पार नहीं पाएंगे, हेमू बहुत शक्तिशाली शासक है, 22 लड़ाइयां जीत चुका है, वही गुस्साता है बैरम खां और कहता है कि मैं ना सुनना ही पसंद नहीं करता हूं, मैं ना सुनना ही, हमारे डिक्शनरी में न ही शब्द नहीं है, और उठाता है खंजर और तारदी बेग की हत्या कर देता है। इसकी, तारदी बेग। और अकबर टुकुर टुकुर ऐसे देख रहा है कि ये क्या हो गया, तो कहता है कि पहली लड़ाई कहाँ होगी, दिल्ली के लिए होगी। इसके लिए, दिल्ली के लिए। और वही पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। द्वितीय लड़ाई होती है पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो काफी युद्धों को जीत जाते थे, विजेता होते थे, उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा जाता था। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच ये युद्ध हुआ है, जिसमें अकबर की विजय हुई है। इसकी विजय हुई है, अकबर की विजय हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अकबर के गुरु कौन थे, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, जिंदगी में 2 प्रकार के गुरु होते हैं, एक होते हैं पॉलिटिकल गुरु और एक होते हैं स्पिरिचुअल गुरु, आध्यात्मिक गुरु। एक राजनीतिक गुरु और दूसरे आध्यात्मिक गुरु। अगर राजनीतिक गुरु की बात करेगा दोस्त कि अकबर के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो अकबर के राजनीतिक जो गुरु थे वो बैरम खां थे। कौन थे? बैरम खां। जैसे आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हम आपके कैसे गुरु हैं? पॉलिटिकल गुरु हैं। क्या है? पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु हैं। लेकिन आपके जीवन में एक और भी गुरु आएंगे, जो आप 40-50 के एज में जब होंगे तो आपको आध्यात्मिकता के तरफ जब आप अग्रसर होंगे तो एक आपको कहीं ना कहीं गुरु से मुलाकात होगी, जिसे हम स्पिरिचुअल गुरु अर्थात आध्यात्मिक गुरु कहेंगे। तो जीवन के हर मोड़ पे जिंदगी में 2 प्रकार के गुरु मिलते हैं। जो फर्स्ट में होते हैं उन्हें हम लोग राजनीतिक गुरु कहते हैं, और जो लास्ट में हम लोग को मिलते हैं उन्हें हम आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। तो दोस्त 2 तरह के आध्यात्मिक गुरु की इसमें है। वैसे मूल रूप से देखा जाए तो अकबर के जो गुरु थे कौन थे? ये अब्दुल लतीफ थे। लेकिन शेख सलीम चिश्ती, ये भी सूफी संत थे, इनसे भी अकबर काफी प्रभावित है। इससे भी अकबर क्या है? काफी प्रभावित है। तभी अपने लड़के का जो नाम रखा था जहांगीर को, शेखू बाबू कह के बुलाता था। क्या कह के बुलाता था? शेखू बाबू, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से ही, शेख सलीम चिश्ती के ही आशीर्वाद से ही जहांगीर का जन्म हुआ था। और अकबर इन्हें बहुत मानता था। अपने किले में इनका कब्र बनवाया हुआ है, इनका मकबरा जो है अपने किले में बनवाया है, फतेहपुर सीकरी में। कहा है? फतेहपुर सीकरी में। दोस्त बताइएगा कि अजमेर के दरगाह किसका है? अजमेर का दरगाह किसका है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। किस
का है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो शेख सलीम चिश्ती 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में किसने समाप्त कर दिया? तो जजिया कर को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? जजिया कर समाप्त कर दिया। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने वसूला था? तो फिरोज शाह तुगलक ने वसूला था। कौन वसूला था दोस्त? फिरोज शाह तुगलक ने। 1575 ईस्वी में, ध्यान से समझिएगा दोस्त, 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की। अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की थी। 1573 ईस्वी में बुलंद दरवाजा, बहुत पूछता है दोस्त, बुलंद दरवाजे का उसमें निर्माण कराया था। और ये किसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। दोस्त पहली बार गुजरात विजय पर ही अकबर पुर्तगालियों से मिला था। पुर्तगालियों से मिला और पहली बार समुद्र देखा था। पहली बार गुजरात विजय के दौरान ही अकबर समुद्र देखा था। क्या देखा था? समुद्र देखा था और पुर्तगालियों से मिला था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हल्दी घाटी का युद्ध बड़ा फेमस है दोस्त। हल्दी घाटी का युद्ध, सर कटा सकते मगर सर झुका सकते नहीं। ये 18 जून 1576 ईस्वी को होता है। किनके बीच हुआ है? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ है। किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और अकबर के तरफ से जो सेनापति बन के गए थे हल्दी घाटी के युद्ध में, वो मान सिंह थे। कौन थे दोस्त? मान सिंह थे। बातों को आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अकबर के तरफ से कौन सेनापति बन के गया है हल्दी घाटी के युद्ध में? मान सिंह बन के गए। कौन? मान सिंह। तो आपसे पूछ सकता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है? तो 18 जून 1576 ईस्वी को। 18 जून 1576 ईस्वी को। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब होती है? तो 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। इसी में जितनी वाक्या है निर्वासित जीवन व्यतीत किए हैं, इसी में घास की रोटी खाए हैं। इसकी रोटी? घास की रोटी खाए हैं इसी निर्वासित जीवन के दौरान। 31 जनवरी 1561 ईस्वी को, 31 जनवरी 1561 ईस्वी को मक्का तीर्थ यात्रा पर जाने के दौरान पाटन नामक स्थान पर, कहाँ पे? पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक व्यक्ति द्वारा बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। किसकी हत्या कर दी जाती है? तो बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। इसमें एक वाकया है, कहीं ना कहीं सस्पेंस बना हुआ है कि जहांगीर बैरम खां से बहुत जलता था। बैरम खां से जहांगीर भी जलता था और कहीं ना कहीं अकबर को भी, सॉरी अकबर जलता था, जहांगीर नहीं, अकबर जलता था। अब बहुत ज्यादा जलने लगा बाद में अकबर बहुत ज्यादा जलने लगा है बैरम खां से, क्योंकि अमूमन एक कुछ दिन के बाद परिवर्तन देखने को मिलता है, हर एक व्यक्ति में देखने को मिलता है। तो 1561 ईस्वी में बैरम खां की हत्या होती है। ध्यान रखिएगा दोस्त, 1556 ईस्वी से लेकर और 1560 ईस्वी तक, 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक बैरम खां के संरक्षण में अकबर रहा था। अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा था 1560 से 1556 से लेकर 1560, यानी कि राज तिलक से लेकर के और लगभग हत्या होने से 1 साल पहले तक। पेटीकोट शासन बड़ा इंपोर्टेंट है दोस्त, पर्दा शासन भी कहा जाता है इसे, पेटीकोट शासन कहिए या पर्दा शासन कहिए। ये 60 से लेकर के 62 ईस्वी तक चला है। 60 से लेकर के 62 ईस्वी तक चला है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्त, ये लास्ट लाइन है, इसी को हम लोग समझा करके आज का वीडियो समाप्त करेंगे कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है दोस्त? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी किसके समकालीन है? तो अकबर के समकालीन है। तुलसीदास जी किसके समकालीन है? तो अकबर के समकालीन है। और रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? तो अवधी भाषा में की गई है।
उम्मीद है दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और हमारे उत्साहवर्धन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।